हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका एंड वेलकम बैक टू प्रिया एक्सप्लोर। सो आज रीड की सीडीपी को लेकर के नेक्स्ट क्लास रहेगी। चैप्टर 5 डिस्कस करेंगे। टॉपिक रहने वाला है फ्रॉइड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, जो कि व्यक्तित्व यानी कि व्यक्ति का पर्सनैलिटी कैसा होता है, व्यक्तित्व कैसा होता है, उससे रिलेटेड है। इससे पहले एक सेपरेट वीडियो में कुछ अदर थ्योरीज को भी हमने डिस्कस किया था ना। नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पे पूरी रीड 2025 नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से जाकर के वीडियोज़ को आप देख सकते हो ना। लेवल 1 लेवल 2 दोनों का ही जो आपका सिलेबस है एक जैसा ही है, ठीक है। सिलेबस हमने डिटेल डिस्कस किया था, जो भी आपका ऑफिशियल सिलेबस है। नहीं पता है आपको तो ज़रूर देख लीजिएगा ना। सो चलिए शुरू करेंगे क्लास को। और जैसे कि बात करते हैं हम फ्रॉइड की, तो फ्रॉइड ने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दे रखा है। और ये क्या है, इस शब्द को भी समझते हैं, साथ में जानते हैं कि फ्रॉइड जो थे साइकोलॉजिस्ट है, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं ना। सो सिगमंड फ्रॉइड, जो कि इनका पूरा नाम है, ये ऑस्ट्रिया के साइकोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने व्यक्तित्व के लिए सिद्धांत दिया है, जिसे हम कहते हैं फ्रॉइड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। अब ये मनोविश्लेषणात्मक क्या है, तो भाई इसमें जो ह्यूमन बीइंग है, इंसान है, उनकी मानसिक क्रियाओं के साथ साथ उनके व्यवहार से संबंध रखता है। यानी कि व्यक्ति की मानसिक क्रियाएं कैसी होती हैं और वह व्यवहार किस तरह से करता है ना, उसी के बारे में मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में हम जानते हैं। अब जैसे कि मनोविश्लेषण शब्द है साइको एनालिटिक, तो इससे आप क्या समझते हो। तो जैसा कि हमने ऊपर ही जाना कि इंसान का मानसिक क्रिया एज वेल एज उसका व्यवहार किस तरह से होता है, उसी को यहाँ पे हमें जानना है। फ्रॉइड का जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है व्यक्तित्व की संरचना का जो वर्णन है दो मॉडल के आधार पे करता है। पहला है आकारात्मक मॉडल और दूसरा है गत्यात्मक या संरचनात्मक मॉडल, ठीक है। तो ये दो हैं, इन्हीं के बेसिस पे जो व्यक्तित्व है उसका निर्धारण किया जाता है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, गत्यात्मक या संरचनात्मक मॉडल के अंतर्गत अगर हम देखते हैं व्यक्ति के अगर हम मन की बात करते हैं ना, तो कॉन्शियस माइंड यानी कि चेतन मन, अर्धचेतन मन और अचेतन मन, ये तीन तरह से हम डिसाइड कर सकते हैं कि व्यक्ति के उनका मन कैसा होता है। उस बेसिस पे उनका जो व्यक्तित्व है उसका निर्धारण किया जा सकता है। पहला है चेतन मन यानी कि कॉन्शियस माइंड, जब आप बिल्कुल चेतना में होते हो, कॉन्शियस माइंड में होते हो ना, यानी कि यह चेतन मन मस्तिष्क की जागृत अवस्था कहलाती है, जो कि 10% होता है सिर्फ और सिर्फ। यानी कि जब आप एकदम कॉन्शियसनेस में होते हो, ठीक है, अभी आप पढ़ रहे हो, तो ये 10% मान के चल सकते हो। प्लस एकदम जागृत अवस्था होती है मस्तिष्क की ना, मतलब आप किसी भी तरीके के भ्रम में नहीं जी रहे होते हो, है ना। और सेकेंड है आपका सब कॉन्शियस यानी कि अर्धचेतन मन। तो ये चेतन और अचेतन मन के बीच की अवस्था होती है, और ये शून्य अवस्था में होती है ना, जिसमें हम याद की गई बातों को भूल जाते हैं तथा थोड़ा जोर देने पर याद आती है ना। मतलब जब कोई चीज़ मान लीजिए आपने 1 महीने पहले सुनी थी, सीखी थी, और आपने उसको रिवाइज नहीं किया, तो वो चीज़ें आपके अनकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं, अर्धचेतन मन में, ठीक है। मतलब आपने काफ़ी टाइम से अगर उसको रिवाइज नहीं किया, 1 महीने 2 महीने हो गए, तो वो कहीं ना कहीं रहता है, लेकिन वो आपके जो सब कॉन्शियस माइंड में चला जाता है। और जब आप उसको रिकॉल करने की कोशिश करते हो, बड़ा जोर डालते हो दिमाग में, तब कहीं आपको वो थोड़ा बहुत याद आ जाता है ना। तो इस तरह की ये चीज़ें होती हैं। अचेतन मन क्या होता है, तो अचेतन मन जो होता है, यहाँ पे भाई अचेतन मन मस्तिष्क की वह अवस्था होती है जिसमें दुख, दबी हुई इच्छाएं, कटु अनुभव जो होते हैं वो सारी उसमें दबी हुई होती हैं। अचेतन मन यानी कि ऐसी मेमोरीज जो आप रिकॉल नहीं करना चाहते हो ना, कहीं ना कहीं जो भी दुख, दर्द, पीड़ा होता है उसको आप भूलने की कोशिश करते हो ना, वो आपके अचेतन मन में चली जाती हैं और वो दबी हुई होती हैं। लेकिन अगर मान लीजिए वैसी ही कोई स्थिति आपके सामने आती है, तो वो चीज़ें आपको रिकॉल हो जाती हैं, ठीक है। ये चीज़ें हो जाती हैं। और इसके बाद अगर हम देखते हैं नेक्स्ट, वो कौन से 3 साधन हैं जो कि आपके गत्यात्मक या संरचनात्मक मॉडल के अंतर्गत आते हैं, तो वो आपका इदम, अहम और परा अहम हो जाता है, ठीक है। तो इन तीनों को भी समझ लेते हैं। भाई इदम क्या है, तो इदम ये व्यक्ति में जन्मजात होती है। जो इदम होती है व्यक्ति में जन्मजात होती है, ये सुखवादी सिद्धांत पर आधारित होते हैं। अर्थात इसमें व्यक्ति केवल सुख की ही कल्पना करता है ना, इसमें किसी भी तरीके का दुख इंक्लूड नहीं होता है। इंसान में सिर्फ और सिर्फ एकदम हैप्पीनेस वाला माहौल चलता है इदम में। और ये जो इदम है
इज़ एसोसिएटेड विद डेविल टेंडेंसीज, यानी कि ये पार्श्व प्रवृत्तियों से कहीं ना कहीं इनका जुड़ाव देखने को मिलता है ना। यानी कि कुछ भी आप कर रहे हो बस उसमें आपको खुशी मिल रही है तो आप वो चीज़ें करते चले जा रहे होते हो ना, तो वो सारी चीज़ें आपके इदम में इंक्लूड होती हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, ईगो की बात करेंगे, अहम की बात करते हैं। तो भाई अहम में बुद्धि, चेतना व तार्किकता होती है या वास्तविकता पर आधारित होता है ना, यानी कि आपके वास्तविक जीवन में, यानी कि बिल्कुल रियलिटी जो आप लाइफ में देख रहे हो, एक्सपीरियंस कर रहे हो, वो सारी ही चीज़ें ना ओवरऑल कहें तो चेतन मन से संबंध रखता है। कौन? तो अहम जो है आपका, अहम आपके चेतन मन से संबंधित होता है ना, जो आप कॉन्शियस में रह कर के चीज़ें कर रहे होते हो, या अर्ध चेतन मन से जुड़ा हुआ होता है कहीं ना कहीं। इसमें व्यक्ति कार्य के लिए विचार करता है और इसमें उचित अनुचित का ज्ञान होता है। और इसके बाद तीसरा हो जाएगा आपका, तीसरा और लास्ट, यानी कि अगर इसके हम प्रवृत्ति की बात करते हैं तो ये मानवतावादी प्रवृत्ति रखता है। ठीक है, परा अहम सुपर ईगो क्या हो जाता है? तो भाई परा अहम जो है आदर्शवाद आध्यात्मिक प्रवृत्ति की अवस्था कहलाती है, और परा अहम पूरी तरह से सामाजिकता व नैतिकता पर ही आधारित होती है। यह चेतन मन से जुड़ा हुआ होता है। जिस व्यक्ति में परा अहम अधिक होता है उसे वह बुरे विचारों से दूर रहता है। ठीक है, अगर सुपर ईगो है इट्स मीन ये एक तरह से इसमें अगर ये है व्यक्ति में तो मतलब वो जो भी बुरे विचार वाले व्यक्ति होते हैं उनसे डिस्टेंस बना के रखेगा, है ना, और ये आपके चेतन मन से कहीं ना कहीं जुड़ाव रखता है। अब लिबिडो की बात करते हैं। ये एक शब्द, एक थ्योरी जो कि फ्रॉयड जो है इनसे संबंध रखता है, और फ्रॉयड ने क्या कहा है कि भाई लिबिडो जो है काम प्रवृत्तियों को कहते हैं जिसमें सुख की अनुभूति होती है। ठीक है, लिबिडो किसे कहते हैं? काम प्रवृत्तियों को कहते हैं जिसमें एक तरह से सुख की अनुभूति होती है। इन हिज थ्योरी लव, अफेक्शन एंड सेक्स इंस्टिंक्ट आर कॉल्ड लिबिडो बाय सिगमंड फ्रॉयड। ठीक है, यानी कि सिगमंड फ्रॉयड जो है अपने सिद्धांत में कहते हैं जो प्रेम, स्नेह और काम की प्रवृत्ति होती है उसे क्या कहा है इन्होंने? लिबिडो कह दिया है। और फ्रॉयड के अनुसार, सिगमंड फ्रॉयड के अनुसार यह एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है जिसका पूर्ण होना जरूरी होता है। यदि इनकी प्रवृत्तियों को दबाया जाता है तो व्यक्ति जो है कुसमायोजित हो जाता है ना। चीज़ें क्या होती हैं फिर वहाँ पे चीज़ें थोड़ा गड़बड़ हो जाती हैं। अगर इनकी लाइक जो भी ये एक तरह से प्रवृत्ति है अगर वो स्वाभाविक मानते हैं और उसकी पूर्ति होनी भी ज़रूरी है, ऐसा इन्होंने कहा हुआ है। ठीक है, तो लिबिडो क्या है आप समझ चुके होंगे, ये टर्म जो है इनके द्वारा दिया गया है। अगला हम देखते हैं भाई सिगमंड फ्रॉयड की मनोलैंगिक विकास की अवस्थाएं क्या होती हैं ना। कितनी अवस्थाएं हैं? तो कुछ 5 अवस्थाएं हैं जहाँ पे थ्योरी को इन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है। जैसे कि पहला है आपका मुखावस्था जो कि बर्थ से 1 साल होता है, गुदावस्था या एनल स्टेज कह सकते हैं 1 से 2 साल का होता है, फेलिक स्टेज, लेटेंसी स्टेज और जेनिटल स्टेज। तो 1 बाय 1 इन्हें हम समझ लेते हैं। पहला है आपका ओरल स्टेज यानी कि मुखावस्था जिसे कहते हैं, और ये जन्म से 1 साल के बीच में होता है। अब इसमें होता क्या है कि यह मनोलैंगिक विकास का पहला स्तर है और इस अवस्था में 1 वर्ष से कम आयु के बच्चे होते हैं। इस अवस्था में लिबिडो क्षेत्र मुख्य होता है, जिसके अब लिबिडो शब्द आप समझ चुके हो तो यहाँ पे आप रिलेट कर पाओगे, जिसके परिणाम स्वरूप बालक में मुख्य से करने वाली क्रियाओं में आनंद की अनुभूति होती है, जैसे कि काटना, चूसना, इस तरह की चीज़ें वो करते हैं ना। जैसे कि दूध की बोतल दे दी जाए तो वो उसको चूस के पी रहे होते हैं ना, इस तरह की चीज़ें वो करते हैं। इस अवस्था में व्यक्ति में 2 तरह के व्यक्तित्व विकसित होते हैं। पहला होता है ओरल पैसिव पर्सनैलिटी यानी कि मुखवर्ती निष्क्रिय व्यक्तित्व। ठीक है, आशावादित विश्वास का गुण एक तरह से इसको कहा जाएगा। और भी होता है ओरल अग्रेसिव पर्सनैलिटी यानी कि मुखवर्ती अनुवर्ती आक्रामक व्यक्तित्व यानी कि शोषण, प्रभुत्व, दूसरों को पीड़ा देना आदि गुण इसमें पाए जाते हैं। सेकंड हो जाएगा आपका एनल स्टेज यानी जो कि 1 से 2 साल के बीच में होता है। भाई ये मनोलैंगिक विकास की दूसरी अवस्था होती है। इसमें कामुकता का क्षेत्र मुख की जगह गुदा हो जाता है, जिसके कारण बच्चे मल मूत्र त्यागने में आनंद की अनुभूति करने लग जाते हैं, और इस अवस्था में बालक जो है प्रथम बार अंत द्वंद्व की अनुभूति करता है। ठीक है, अगला है आपका फेलिक स्टेज जिसे लिंग प्रधानावस्था बोलेंगे। ये 2 से 5 साल का होता है। ये मनोलैंगिक विकास की तीसरी अवस्था जिसमें लिबिडो का स्थान ज्ञानेंद्रियां हो जाती हैं बच्चे की। और
यहाँ पे आपने देखा होगा इस स्टेज में कि इस अवस्था में जो लड़के हैं वो मातृ प्रेम की उनमें उत्पत्ति हो जाती है, लड़कियों में पितृ प्रेम की उत्पत्ति होती है, जिसका कारण फ्रॉयड ने लड़कों में मातृ मनोग्रंथि तथा लड़कियों में पितृ मनोग्रंथि बताया हुआ है ना। और इस तरह से ये चीज़ें हो जाती हैं जहाँ पे जो लड़कियाँ होंगी, गर्ल्स होंगी, वो पिता की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, और जो बॉयज़ होते हैं वो माता की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और गर्ल्स पिता की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हुए आपको नज़र आते होंगे, ठीक है, बचपन में। अगला है 4 आपका लेटेंसी स्टेज जिसे कहते हैं, 6 से 12 साल की अवस्था होती है। और इसमें होता क्या है कि भाई ये मनोलैंगिक विकास की चौथी अवस्था जिसमें लिबिडो का क्षेत्र अदृश्य हो जाता है, यह प्रत्यक्ष नहीं होता है, लेकिन माना जाता है कि वह सामाजिक कार्यों और हम उम्र के बच्चों के साथ खेलकर अदृश्य लिबिडो को संतुष्टि प्राप्त करते हैं कहीं ना कहीं। जेनिटल स्टेज की बात करेंगे जो कि 12 साल के बाद की अवस्था होती है, तो भाई ये 12 वर्ष के बाद निरंतर चलती है, यद्यपि इसमें हार्मोन्स का निर्माण होने लग जाता है, जिसके कारण से इस अवस्था में विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होने लगेगा, और ये आकर्षण बहुत ही तीव्र होते हैं ना। तो ये पूरे 5 स्टेज थे जो कि इन्होंने समझाए हुए थे। और अभी हम बात करेंगे नार्सिसिज्म की। भाई स्वमोह क्या होता है, नार्सिसिज्म क्या होता है। तो भाई फ्रॉयड ने के अनुसार बालक जब शैशवावस्था में होता है ना, इन्फेंसीहुड में होता है, तो अपने रूप पर मोहित हो जाता है और अपने आप से ही प्रेम करने लग जाते हैं ना, मतलब खुद से ही उनको बड़ा लगाव रहता है ना, और इस तरह से चीज़ें करते हैं, तो उसे नार्सिसिज्म कहा जाता है। जैसे कि आजकल के लोग को भी आपने देखा होगा ना कि मतलब खुद से इतना ज़्यादा उनको लगाव होता है, तो एक तरह से आप समझ सकते हो कि वो नार्सिसिस्ट हैं, ठीक है। इस प्रकार स्वमोह आत्म प्रेम को फ्रॉयड ने नार्सिसिज्म शब्द दिया है। नार्सिसिज्म जो है किशोर अवस्था में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। जब बच्चे एडोलेसेंस में होते हैं उस वक्त में नार्सिसिज्म सबसे अपने चरम सीमा पे होता है, जहाँ पे वो खुद को ही बड़ा मतलब मिरर में देखेंगे, खुद से ही बड़ा प्रभावित रहते हैं, इस तरह से कह सकते हैं आप, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन जो कि इन्हीं की थ्योरी से हैं, तो चलिए जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। फिर व्यक्तित्व का कार्य क्या है भाई, केवल अनुवांशिकता से है, परिवार संस्कृति से है, केवल पर्यावरण से, अनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों से है। भाई केवल तो नहीं हम जाएंगे केवल की तरफ, बिल्कुल नहीं, ठीक है। आंसर आपका डी सबसे सही हो जाएगा, अनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों ही एक तरह से कह सकते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि व्यक्तित्व का मतलब क्या होता है ना, आखिर पर्सनैलिटी से आप समझते क्या हो। तो एक व्यक्ति के बारे में सभी पहलू हो जाएंगे, या फिर शारीरिक मानसिक सामाजिक पहलू कह सकते हैं, शारीरिक भावात्मक सामाजिक पहलू, या फिर शारीरिक और मानसिक पहलू। तो बिल्कुल जो शारीरिक हो और साथ में मानसिक हो। वैसे शारीरिक मानसिक के अलावा अगर हम व्यक्तित्व की बात करते हैं ना, तो एक व्यक्ति के बारे में जितने भी पहलू हो सकते हैं, जो अपीयरिंग हो, जो अपीयर है यानी कि जो आप देख सकते हो ना, प्लस जो उसका बिहेवियर है जो आप देख नहीं सकते हो, इसमें ज़्यादा सही सभी पहलू की बात कर दी गई तो ये ज़्यादा बेहतर हो जाएगा ना। शारीरिक और मानसिक तो फिर वो वहाँ पे चीज़ें लिमिटेड हो जाती हैं, पर सभी पहलू अगर कह दिया गया तो वही तो व्यक्तित्व हो जाता है ना। हर एक पहलू जब उसका अपीयरेंस, उसने अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे किया है, उसका बिहेवियर क्या है, उस पर ध्यान जाता है। फिर उसकी फिजिकल एक्टिविटी ले लीजिए ना, कॉग्निटिव देख लीजिए, हर एक पक्ष उसमें शामिल कर दिया जाएगा एक तरह से ना। तो ऑप्शन नंबर ए ज़्यादा सही होगा। हर जगह कहीं ना कहीं चीज़ें लिमिट हो गई हैं जब इन्होंने इस तरह से ये बता दी ना। सो ओवरऑल पहला ऑप्शन सही होगा। अगला है व्यक्तित्व के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, गलत कौन सा है भाई, ये हमें बताना है। पहला कह रहे हैं कि व्यक्तित्व अपूर्व और विशिष्ट होता है, व्यक्तित्व वंशानुक्रम वातावरण की संयुक्त उपज है। अगला कह रहे हैं व्यक्तित्व व्यक्ति के अर्धचेतन और अचेतन व्यवहार तक फैला रहता है। या फिर लास्ट कह रहे हैं व्यक्तित्व व्यक्ति के केवल बाहरी रूप तक ही सीमित है ना। तो भाई यहाँ पे आपने देखा होगा केवल शब्द आ गया ना, तो सिर्फ बाहरी तक ही सीमित नहीं है ना, क्योंकि अभी जैसे ऊपर ही हमने डिस्कस किया कि व्यक्तित्व क्या है, व्यक्ति के हर एक पहलू को आंका जा रहा होता है वहाँ पे। फिर उसका वो बाहर से दिख कैसा रहा है, उसका स्किन कलर क्या है, उसने कपड़े क्या पहने, उसका बिहेवियर कैसा है, उसकी सोचने की एबिलिटी किस तरह से, हर एक चीज़ को, हर एक पक्ष को मापते हैं, उसे ही हम पर्सनैलिटी ओवरऑल कहते थे ना। तो नहीं पूछा गया था तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बाकी 3 आपके पॉजिटिव हो जाते हैं, ठीक है। अगला आते हैं, तो भाई व्यक्ति जो है मूल दुश्चिंता पर अन्य व्यक्तियों की ओर जाकर, उनसे दूर जाकर और उनके विरुद्ध जाकर नियंत्रण करते हैं। किस ग्रुप के व्यक्तित्व जो है मनोवैज्ञानिकों ने यह सिद्धांत प्रस्तुत किया है ना। तो ये आपका फैक्चुअल हो गया भाई, एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है, जिसके बारे में जो नियो
फ्रॉइडियन है इस बारे में बात करते हैं ना, ठीक है, नियो फ्रॉइडियन इस बारे में बात करते हैं। अगला है फ्रॉइड के अनुसार मानस का वह आवेगी एवं अचेतन अंश जो मूल प्रवृत्तिक अंतर नादों के परितोषण की ओर सुखेप्सा सिद्धांत के एक माध्यम से क्रियाशील होता है, उसे क्या कहते हैं भाई। सो ऑप्शन यहाँ पे आपका पहला सही हो जाएगा, उसे इदम कहा जाएगा और ये क्या कहलाता है, इदम कहलाएगा। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन प्लस थ्योरी दोनों डिस्कस करी हुई है। इसके बाद हम जो व्यक्तित्व के सिद्धांत हैं उनको जानेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो टेलीग्राम पे आप जुड़ सकते हो, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आपको क्लास की पीडीएफ्स वगैरह सारी ही अवेलेबल करा दी जाएंगी। फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि इन्फॉर्मेशन टाइमली आपको मिलती रहे ना। थैंक यू।